नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम कमोडिटी निवेश में देने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल रह जाता है तो अगले दिन इसी वक्त आपके सवालों के जवाब लिए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान भी हैं। दीपेन शाह हैं स्टेवन.com से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के एमडी है। अब दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते एक अहम खबर की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी मामले पर कमेटी बनाई जाएगी। फिर से उसके बाद एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए या नहीं, इस पर फैसला होगा। और इस कमेटी में हर तरह के प्रतिनिधि होंगे। वो किसान संगठन के लोग होंगे, किसान होंगे, साथ ही सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे। तो इस पर उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। 18-19 से पहले कोई ऐसा बड़ा मैकेनिज्म नहीं था जिसको एमएसपी को समय समय पर परिमार्जित किया जाए या किसान के लिए लाभकारी बनाया जाए। स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की, उन रिकमेंडेशन में भी 14 रिकमेंडेशन ऐसी थी जिसको अंतर मंत्रालयीन समिति ने उपयुक्त नहीं पाया। उसमें एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन थी जिसे नहीं माना गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बाद में आने के बाद 18-19 में स्वीकार किया और निश्चित रूप से एमएसपी अब बढ़कर मिल रही है। और एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। ये निर्णय अनेक वर्षों से चल रहा है और पिछले 7 वर्षों में एमएसपी पर जिंसों की खरीद भी बढ़ाई गई है और एमएसपी को पहले से दोगुने दाम दिए गए हैं। और अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें भी 2,37,000 करोड़ रुपया किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए दिया जाए, ये भी प्रावधान किया गया है। जहाँ तक गारंटी कानून का सवाल है, तो मैं सदस्य को और देश को और किसान संघों को ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ने इन सब विषयों पर विचार करने के लिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का मामला हो, इस पर एक समिति बनाने की घोषणा की है जिसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। ये कमेटी जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निबट जाएंगे, कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार विचार करेगी। यानी एमएसपी मामले को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। 5 राज्यों के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद इस कमेटी के गठन का काम शुरू होगा। और इसमें कमेटी में जो लोग होंगे, किसान संगठन के लोग होंगे, किसान खुद होंगे, एग्री इकोनॉमिस्ट और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। और कैसे इसके कानून बनाया जाए, कैसे इसकी दशा और दिशा तय की जाए, इस पर भी फैसला कमेटी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले कच्चे तेल पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर ब्रेंट वापस से $92 के ऊपर पहुंच गया है। और अगर महीने भर की बात करें तो 15% से ज्यादा की मजबूती यहां पर आ चुकी है। और WTI क्रूड 2014 अगस्त के बाद पहली बार $90 के ऊपर गया है। फिलहाल $91 के ऊपर पहुंच गया है। केडिया जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की रफ्तार कहां तक जाती है, आपको दिख रही है? आपको लग रहा है नियर टर्म में ही हफ्ते 2 हफ्ते में ही $100 भी दिख सकता है क्या? नमस्कार विष्णु जी। अगर हम ओवरऑल कच्चे तेल की बात करें तो व्यू तो काफी स्ट्रांग बनते जा रहा है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो काफी ज्यादा ओवर बॉट में मार्केट पहुंच चुका है। बट मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में पिछले 2-3 महीनों में जब से पेंडेमिक के बाद डिमांड है वो ओपन अप हुई है। टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से यूएस है, यूरोप है, यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्शन सप्लाई में ड्रॉप है। लीबिया में जो अपने पाइपलाइन बर्स्ट देखा, या यूक्रेन को लेके कजाकिस्तान को, या मिडिल ईस्ट में यहूदी का जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। पहले जरूर ऐसा लग रहा था कि मार्केट 90-92 के आसपास जाके रुक जाना चाहिए, बट ओपेक की मीट के बाद ये तो क्लैरिटी हो गई कि ओपेक ने प्रोडक्शन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा चेंजेस कर नहीं रहे। मार्च से 4 लाख मिलियन बैरल का सप्लाई एंटर होगा। तो आई थिंक मार्केट इस वक्त सप्लाई शॉर्ट की वजह से तेजी है, और खास करके अगला एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
जैसे वेदर कंडीशन थोड़ा कूल ऑफ होगा यूरोप में और यूएस में, कहीं ना कहीं वहां से हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो बंद है वो इंप्रूव हो जाएगी। बट इस बीच में हफ्ते भर में जो मोमेंटम बना हुआ है पूरे एनर्जी काउंटर में, चाहे हम नेचुरल गैस की बात करें, क्रूड की, वो इतना सीवियर है कि ऊपर में 96 से 98 का लेवल भी दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए भी गिरावट आ रही है, जिसके चलते भी क्रूड को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो एमसेक में मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 6,700 के ऊपर मेंटेन है तो करीबन 6,950 से 7,000 का लेवल भी छू सकता है। बट ये लेवल सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, तो संभल के ट्रेड करना जरूरी है। दीपेन, आपकी राय क्या है? कच्चे तेल की तेजी आपको कहां तक जाती दिख रही है? शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए 6,900 के आसपास हमारे टारगेट्स हैं जो एक्सपेक्टेड है कि हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन वो टारगेट ऐसे लग रहे हैं कि फ्लिक में होंगे, ज़्यादा मार्केट टिक नहीं पाएगा। जैसे राइटली बताया अभी को पैनलिस्ट ने कि इन हायर लेवल्स पे प्राइसेस टिकने थोड़े मुश्किल है। MCX में हम लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और अगर 15 से 20% की प्रॉफिट बुकिंग आती है तो भी वो काफ़ी गिरावट हो सकती है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अगर आप तेजी करना भी चाहे तो कॉल्स के जरिए करिए, ताकि आपकी जो रिस्क होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। और हायर लेवल्स पे अगर 7,000, 6,900, 950 के आसपास आते हैं और आप थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो एक आध पुट भी खरीद सकते हैं। वो कॉन्ट्रेरियन कॉल होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, लेकिन काफी रिस्क कम होगा। और अगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है 10% की, तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है कुछ। ओके ओके, यानी अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपके रिस्क एपेटाइट कम है तो आप कॉल्स के जरिए कर सकते हैं, ऑप्शंस का चुनाव करिए, क्योंकि तेज़ी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, कभी भी नीचे की तरफ भाव आ सकता है। ये रिस्क आपके ट्रेड में हमेशा बना रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। एक सवाल भी है, महेश हैदराबाद से गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, क्या आउटलुक देंगे इनको? ये गोल्ड और सिल्वर में मैंने जनवरी मंथ में भी कहा, जो ओवरऑल अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स में 97 का लेवल छुआ था, वो कहीं भी सस्टेन नहीं कर पाया और डॉलर इंडेक्स वापस 96 के नीचे आ चुका है। सेकेंडली इंटरेस्ट रेट जो बढ़ना है मार्च से, वो भी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में या हम ETFs की बात करें, यहाँ पे बाइंग बढ़ रही। नो डाउट कल के सेशन में भी हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर अच्छी खासी वॉलिटिलिटी थी, बट प्राइसेस बार बार में 1785 1790 के लेवल रिजेक्ट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 48,000 का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जब तक प्राइसेस 48 के ऊपर मेंटेन है, आई थिंक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है अपसाइड में 48,200 के ऊपर 48,350 के लिए। बट वॉलिटिलिटी साथ में रहेगी, क्योंकि मेजर जो सेंट्रल बैंक से उनका अब हॉकी स्टैंड आना चालू हो। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं, कभी भी इकोनॉमी में अगर ग्रोथ दिखती है तो गोल्ड नहीं बढ़ता है ज्यादा, बट कहीं ना कहीं कंसर्न जो इकोनॉमी में है, इन्फ्लेशन का लेकर, जॉब का लेकर और जियो पॉलिटिकल टेंशन, वो गोल्ड को सपोर्ट कर। तो टाइमिंग एक रेंज है इंटरनेशनल में 1780 से लेके 1820 और डोमेस्टिक पे है 47,500 से 48,500, ये दायरे में है। बट ट्रेंड पॉजिटिव आज के लिए लेके चलिए। 48,200 का पहला लेवल, 48,350 का दूसरा लेवल देखने मिल जाएगा। केडिया जी, अभी एक सवाल आ रहा है, नाम इन्होंने नहीं भेजा है, ये जान रहे केडिया जी, यस्टरडे क्रूड गो टिल 6450, टुडे स्टेइंग नियर 7,000। क्रूड पर आउटलुक आपका जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सही लेवल दिख रहा है आपको ट्रेड के लिए? देखिए, मैं अगेन मैं वही बोलना चाहूंगा कि दिसंबर मिड में वी हैव सीन ऑलमोस्ट प्राइजेस टेस्टिंग, या दिसंबर स्टार्टिंग में प्राइजेस $64 के आसपास हुआ था जब यूएस ने रिजर्व ओपन करने की बात की थी। बट उसके बाद हमने देखा कंटिन्यू जो डिस्ट्रक्शंस ऑफ सप्लाई हो रहा था, उसके बाद $90 का एक काफी एक्सट्रीम रजिस्ट्रेशन बना हुआ था, जो पिछले एक हफ्ते से मार्केट ब्रीच नहीं कर रहा था। कल एक टाइम ऐसा लग रहा था कि प्राइजेस वहां से पुल बैक दे देगा, बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने अब ब्रीच कर चुका है और 92 का लेवल छू चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में जिस ढंग से अभी मोमेंटम बना है उसमें हम शॉर्ट को ढूंढे। बेटर है बाय कीजिए, इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए, लॉन्ग बड़ा कैरी मत कीजिए, क्योंकि टेक्निकली अगर 92 के ऊपर ब्रेंट होल्ड करता है तो प्राइजेस 96 तक दिखा सकता है। इनफैक्ट अगर हम स्प्रेड की भी बात करें, WTI और ब्रेंट, इसके अंदर करीबन $1 के आसपास का स्प्रेड बन चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ग्लोबल सप्लाई में ज्यादा कंसर्न है। और मुझे लगता है जब तक सप्लाई नहीं सुधरती है, बेटर है शॉर्ट से बचे। डोमेस्टिक मार्केट में भी 6,950 से 7 का लेवल दिखा दे। नेक्स्ट वीक में बुधवार के बाद मुझे लगता है कि कूल ऑफ मिलेगा, बट उससे पहले मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। ओके दीपेन, एक सवाल अशोक कुमार ग्वालियर का है, नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहे थे। ये बोल रहे थे कि फरवरी और मार्च कॉन्ट्रैक्ट का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है। मार्च का भाव अगर देखें तो 357 के आसपास है और फरवरी का फिलहाल 372 के आसपास है। इनको क्या नेचुरल गैस पे क्या सलाह देंगे?
देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये जनवरी महीना भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में ही एक्सपायर हुआ था, तो फरवरी महीना जनवरी से 10 रुपया नीचे ही चल रहा था। ये क्लियरली दर्शाता है कि आगे जाके तेजी इतनी नहीं लग रही है मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को, इसलिए हम बैकवर्ड लिक्विडेशन देख रहे हैं। देखिए, अगर नेचुरल गैस में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑन अ लाइटर नोट हमारी सलाह ये होगी कि लॉटरी खरीद लीजिए, बिकॉज वो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप 10% की अप मूव, 10% की डाउन मूव ऑल्टरनेट डे देखते हैं, तो ये बेसिकली कोई भी ट्रेडर्स के लिए एक नाइटमेयर होगा ट्रेडिंग करना। आप अगर अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट ट्रेडर होंगे तो भी आप 3 से 4% के स्टॉप लॉसेस पे काम करते हैं। 10% की मूव, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू ट्रेड। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि नेचुरल गैस को आप अवॉइड कीजिए। अगर 270 280 के लेवल्स अगर कभी आते हैं प्रॉफिट बुकिंग में, ओके। मैं नए मंथ की बात कर रहा हूँ, मार्च महीने में, तो वहां पे आप एक बार कोशिश कीजिए बाई करने की। बाकी अदरवाइज अवॉइड करें तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए वही बेटर रणनीति होगी। हाँ, लेकिन ऑन अ स्पेसिफिक नोट, कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन कॉल्स के चालू हो गए हैं, तो उसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं। नेचुरल गैस में अगर कोई कॉल अच्छा मिलता है तो आप वहां पे ध्यान दे सकते हैं। तो कोई किसी और स्ट्राइक पे आपको दिख रहा है जहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ और लग रहा है कि इस कॉल को किसी स्ट्राइक प्राइस पे लेना चाहिए, फरवरी या मार्च किसी भी स्ट्राइक प्राइस मंडे को देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज वीकेंड है तो थोड़ा टाइम डीके हो सकता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी मंडे को गैप अप गैप डाउन देखने के बाद ज्यादा बेटर होगा, वहां पे हम स्ट्राइक प्राइस के साथ बता सकते हैं। ओके। केडिया जी, नेचुरल गैस के ऑप्शंस में आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? क्योंकि फ्यूचर्स तो काफी रिस्की हो जाता है नेचुरल गैस का, और वॉल्यूम भी काफी बढ़िया दिख रहा है M6 नेचुरल गैस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग रणनीति? देखिए, नेचुरल गैस में भी $5 का लेवल कंटिन्यू प्राइजेस होल्ड कर रहा है, और डेफिनेटली मुझे लगता है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अगर नेचुरल गैस में व्यू के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कॉल बैक स्प्रेड का हम व्यू लेके चल सकते हैं। अगर फरवरी एक्सपायरी की बात करते हैं तो कॉल बैक स्प्रेड में होता है कि हम एक एट द मनी या इन द मनी कॉल को बेचते हैं और ओटीएम के 2 कॉल लेते हैं, जिससे मेरी कॉस्ट भी कम हो जाती है, और इनकेस अगर लेवल ब्रीच होता है तो एक अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी 660 के कॉल में है। यहाँ पे हम 660 का कॉल 370 का कॉल है वो बेच सकते हैं, और 380 के 2 कॉल लेके चल सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 380 के ऊपर का प्राइजेस मूव करता है तो प्राइजेस फिर से 395 से 400 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक कॉल बैक स्प्रेड इज, अगर हम बात करें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट या अच्छा बेटर प्रॉफिट रिटर्न बन सकता है। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए। चलिए, अगले दर्शक हैं योगेश हैं जयपुर से। इनके 3 सवाल हैं। क्रूड 3 लॉट है 6511 पर शॉर्ट किया है, क्रूड पर क्या सलाह देंगे दीपेन? क्या करना चाहिए? 3 लॉट शॉर्ट कर रखा है 6500, काफी नीचे के भाव पे शॉर्ट है, क्या करना चाहिए इनको? जी, सबसे पहली रणनीति तो ये होगी कि स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करें। अगर ऐसी कोई भी मार्केट्स में आप अगर आप दरिया के सामने, मतलब ओशन के सामने आप तैरेंगे तो आप बह ही जाएंगे। तो आप मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहे हैं, और अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हैं तो ब्लू टेरिटरी में आ जाएंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं होती फिर बढ़ने की। तो आई थिंक बेटर है कि आप आज के हाई के आसपास का दोस्त तो कम से कम निकल ही जाइए, एक आधा अगर आपको रिस्क लेना है तो। बट अगली बार तो प्लीज स्टॉप लॉस के भी ट्रेडिंग ना करें। स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग नहीं करने की सलाह है। केडिया जी, क्या इनको सलाह देंगे? 6511 पे शॉर्ट है, कुछ नीचे का लेवल इनको दिखेगा क्या 1-2 दिन में? टाइमिंग ऑप्शन ही मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है, जैसे 2 दिन पहले भी हमने देखा कि प्राइसेस एकाएक 150-200 पॉइंट गिरती है तो फिर से रिकवर कर जाती है। तो मुझे लगता है प्राइसेस आज तो मोमेंटम पॉजिटिव है, जो ऊपर में 6950 6980 तक का लेवल आज या मंडे तक में दिख जाए। अनलेस एंड अनटिल प्राइसेस 6650 के नीचे क्लोज नहीं देता है, आई थिंक प्राइसेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। आपका अगर इनके शॉर्ट पोजीशन है तो बेटर उसको हेज कर लीजिए ऑप्शन में कॉल को बाय करके, तो एटलीस्ट आपका फर्दर M2M थोड़ा बच सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अभी मार्केट बुधवार तक तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। आफ्टर दैट मे बी वी कैन सी प्राइजेस में एक शार्प पुल बैक आ जाए या करेक्शन आ जाए। ओके, यानी अब आपके पास एक रणनीति ये भी है कि आप ऑप्शंस के जरिए इसे हेज करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ट्रैप हो गए हैं और काफ़ी ऊपर चला गया है भाव। उनका अगला सवाल चांदी पे था, 60,938 पे ये भी शॉर्ट कर रखा है। दीपेन, क्या सलाह देंगे? क्या चांदी नीचे आएगी क्या? हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए चांदी में? तो देखिए, चांदी की बात करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर काफी रेंज बाउंड चल रहे हैं मार्केट्स में, और
60,000 एक साइकोलॉजिकल काफी अच्छा सपोर्ट है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इन लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर 64-65,000 के लेवल्स आते हैं कभी पुल बैक में, तो वहां पे आप एक बार शॉर्ट की रणनीति अपना सकते हैं सिर्फ रेंज को ट्रेड करने के लिए। बट अभी भी हमारा मानना यह है कि 60,000 65,000 आइडियल लेवल्स है चांदी के लिए, बिकॉज मैक्सिमम बॉटम हम 59,500 59,000 के आसपास इस साल का देख रहे हैं। और यहाँ से फिर से अगर चांदी पिकअप करती है तो आपको नए ऑल टाइम हाई 78-85,000 के लेवल भी अगले साल देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक बेटर है कि आप डिप्स में बाई करने की रणनीति रखें चांदी में, रादर देन शॉर्टिंग द कमोडिटी। ओके, और कॉपर भी इनके पास 2 लॉट है, 756 रुपए पे शॉर्ट कर रखा। केडिया जी क्या सलाह देंगे कॉपर में? 756 पे कॉपर शॉर्ट है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाइना मार्केट हॉलीडे में जिसकी वजह से प्राइजेस सीमित दायरे में है। नो डाउट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा है कॉपर 756 760 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट आई थिंक कि अगर हम डिमांड को देखकर या इन्वेंट्रीज या सप्लाई डिस्टर्बेंस को देखकर आई थिंक इनको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। बेसिकली सारी पोजीशन में ये शॉर्ट ही लेके बैठे हैं। बट मुझे लगता है कि प्राइजेस में बेस मेटल में भी एक अच्छा खासा बाउंस ही रहेगा। हाँ, 554 तक का भी अगर लेवल मिले तो बेटर इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए 53-54 के आसपास। और प्राइजेस मुझे लगता है 760। बट पिछले 15-20 दिन की बात करें तो 760 735 ये एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है। बट मेटल के अंदर मुझे लगता है कि चाइना एक बार अगले हफ्ते से जैसे ओपन अप होगा तो वापस जो पेंडअप डिमांड है वो निकल कर आएगी, तो बेटर शॉर्ट नहीं चाहिए आज के लिए। मे भी अगर 53-54 की रेंज में मिले तो एक बार शॉर्ट से बुक एग्जिट कर लीजिए। बट बड़ा शॉर्ट व्यू मत लेके चलिए। मेटल में निकल के अंदर भी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट है क्योंकि उसमें भी स्क्वीज दिखा है एल्यूमिनियम में, जिंक के अंदर। तो बेटर रहेगा कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए बेस मेटल पे भी। यानी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाइए। हालांकि अब इनके शॉर्ट जो है वो प्रॉफिट में आ गए हैं कॉपर में, तो यहाँ पर प्रॉफिट 753 के आसपास बुक करने की सलाह केडिया जी दे रहे हैं। चलिए अगले दर्शक भी कॉपर पर ही है, क्रिश हैं दिल्ली से। दीपेन, कॉपर पर आपकी राय? देखिए कॉपर बहुत ही ब्रॉड रेंज में चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 775 से 725 के आसपास है, और ये रेंज आज से ही नहीं पिछले 6 महीने से चल रही है। अगर ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बहुत ही अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो हमारा मानना होगा कि रेंज को ट्रेडिंग करने का अवॉइड करें, बिकॉज अभी प्राइसेस मिडिल ऑफ द रेंज चल रहे हैं। तो काफी अच्छी ट्रेंडिंग कमोडिटीज आपको देखने मिल रही है, जैसे क्रूड है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो आप उसमें ध्यान दीजिए, और निकल में ध्यान दीजिए। तो ये सब मेटल जो ऑलरेडी ट्रेंड में है, एल्यूमिनियम, इन पे ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर आपको रिटर्न्स देंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। कॉपर को भी टेम्परली आप ट्रेडिंग करने के लिए अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये भी है कॉपर को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की, जहां पर जबरदस्त रफ्तार है। और हल्दी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर हल्दी में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है, 4% के आसपास की तेजी फिलहाल दिख रही है। क्या लग रहा है हल्दी में और कितनी तेजी आपको आती दिख रही है? क्या 11,000 का लेवल दिख रहा है या 9,000 वापस नीचे की तरफ आएगा? पूनम चंद गुप्ता जी, आपसे सवाल था हल्दी पर। सर हल्दी पर क्या व्यू है आपका? हाँ, वही इस साल जिस हफ्ते में नए माल की आवक शुरू हुई है जो करीबन 10,000 बोरी है, परंतु क्वालिटी इतनी हल्की आ रही है कि हर आदमी का ध्यान चेंज होते जा रहा है कि इसमें उतारा भी काफी कम आ रहा है। कम से कम 25 से 30% आउटटर्न कम आ रहा है। और डिमांड जो अभी तक ठंड काफी गिर रही थी जनवरी में पूरे उत्तर भारत में, बिहार वगैरह में, उसके वजह से अभी तक डिमांड कम थी, परंतु ये 2-4 रोज से डिमांड काफी अच्छी निकल गई है। उसको देखते हुए लगता है कि अभी हल्दी का मंदी का तो कोई रुख नहीं है। लेवल एक टाइम पे 11,000 का भी टच कर सकता है। डे बाय डे गिराकी भी अच्छी निकलेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ऐसा दिखता है हमारे को। अभी मंदी की कोई धारणा नहीं है। ये नो डाउट कि नई अराइवल हर मार्केट में 5-7 दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए लगता है कि मंदी का कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। किस तरह के लेवल्स आपको दिख रहे हैं पूनम चंद जी? हाँ जी, किस तरह के लेवल्स हल्दी में आपको दिख रहे हैं यहाँ से? सब नीचे में 9,700, ऊपर में 10,800 के लेवल ज्यादा दिखते हैं। ओके, शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी, वक्त निकाला आपने ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो 9,700 से 10,800 का रेंज इनको दिख रहा है। केडिया जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है और आपको क्या लग रहा है इन तीनों में सबसे ज्यादा तेजी किस में दिख रही है आपको? देखिए मसालों में मैंने पहले भी आपके चैनल पे ही कहा था कि 2022 के अंदर मसालों के अंदर काफी जबरदस्त तेजी रहेगी। हमने पिछले साल मार्च अप्रैल में जब व्यू रखा था तब हमने 10 से 11,000 का लेवल धनिये में
और करीबन 20,000 का लेवल जीरे में रखा था। टाइमिंग मैंने व्यू में थोड़ा सा एक पुल बैक देख रहा हूँ प्राइजेस के अंदर, वो भी फरवरी और मार्च के 15 तारीख के बीच में। नो डाउट 2022 में स्पाइसेस अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाते हुए दिखेंगे, जहां पे 18,500 तक का लेवल धनिया और जीरा 25,000 दिखाएगा। बट इस लेवल को आप जून जुलाई में देख पाओगे। अगर हम फरवरी की बात करें, सबसे बड़ा गेम चेंजर जो रहेगा वो क्रूड ऑयल है। जिस ढंग से क्रूड के भाव में जबरदस्त तेजी है, तो मार्केट के अंदर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी बढ़ना चालू है, फ्रेट बढ़े हुए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स नहीं है। जो प्रोसीजर को 7 से 10 दिन लगता था मिडिल ईस्ट में, वो प्रोसीजर को 20 दिन के ऊपर लगने लगे, तो पैसा अटक रहा है। गल्फ फूड सामने ही 13-14 तारीख को है। मुझे नहीं लगता है कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर्स मिलने चाहिए बिकॉज ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और पाइपलाइन नो डाउट एम्प्टी है, तो टाइमिंग टेक्निकली भी ओवरबॉट है सीवियर। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग करेक्शन, नो डाउट। पिछले 2 दिन में जो जबरदस्त तेजी आई है, कुछ एडजस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में इतनी बड़ी तेजी नहीं दिखी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। 10,600 650 का धनिये पे इमीडिएट एक बड़ा रेजिस्टेंट है। एक पुलबैक देखने मिलता है जो 9,000 से 9,200 तक का लेवल धनिये में देखा जाएगा, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट डिमांड का ठहराव हम देखेंगे मिड ऑफ सितंबर में, नया माल का अराइवल हम मार्च अप्रैल में देखेंगे। ये दोनों ही फैक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ, अगर किसी की व्यू जून जुलाई तक का लेके चल रहे हैं, तो धनिया सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, जहां पे 18 साढ़े 18 का लेवल दिखेगा एक पुलबैक के बाद ही। वहीं जीरे में मुझे लगता है 25,000 का लेवल आराम से छू पाएगा, बट एक पुलबैक इसमें भी मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आज के सेशन में भी हमने 1.25% की तेजी के साथ 20,100 का लेवल छू चुके हैं। एक पुलबैक बनता है जो 19,000 19,200 या उसके नीचे एक बार दिखा सकता है। ओवरऑल 25,000 का लेवल है, बट मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन थी एक्सपोर्ट डिमांड में इंप्रूवमेंट की, वो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं खराब करता हुआ दिखाई देगा, तो थोड़ा समझना चाहिए करंट लेवल पे। ओके, तो ये व्यू है मसालों को लेकर। लेकिन एक अपडेट दे दूं कि खाद्य तेल और तिलहन से स्टॉक लिमिट नहीं हटी गई है। इस तरह की खबरें कई जगहों पर फ्लैश की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 जून तक तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। खाने तेल के लिए जो रिटेल के लिए है वो है 500 क्विंटल, 30 क्विंटल रिटेल के लिए, और थोक के लिए है 500 क्विंटल। वहीं तिलहन का 100 क्विंटल है रिटेल के लिए, और थोक के लिए है 2000 क्विंटल। और ये 30 जून 2022 तक तिलहन पर स्टॉक लिमिट है। शुक्रिया केडिया जी आपका, और दीपेन आप